नमस्ते। सार्क लीगल शो में मैं आपकी होस्ट नेहा दत्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको पीएमएलए एवं ईडी से संबंधित कई जानकारी साझा की है। उम्मीद करती हूँ उन जानकारियों के द्वारा आपकी लॉ की समझ और बढ़ी होगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बातचीत करते हैं उनसे जिन्हें आप सभी एसी सिंह के नाम से जानते हैं। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा यूएनओडीसी में संयुक्त रूप से यूएनसीएसी के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने यूएनओडीसी के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको अपने खास मेहमान से मिलाते हैं, श्री एसी सिंह सर। सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। सर, भारत में लागू जितने भी कानून हैं उसका प्रभाव भारत में ही है। क्या पीएमएलए इसका अपवाद है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई भारत अगर कोई कानून बनाता है तो वो भारत में लागू होता है। और यदि किसी ने, अगर आप आईपीसी देखें तो अगर मान लीजिए विमान जो भारत में रजिस्टर्ड है, भारत के आकाश में उड़ रहा है, उस पर कोई अपराध होता है तो भारत की न्यायालयों का अधिकार रहता है। पीएमएलए जो ये कानून लागू हुआ या इनैक्टमेंट हुआ इस कानून का, तो यूएन ने अपना चार्टर जारी किया और समस्त मेंबर कंट्रीज को निर्देशित किया कि वे लोग अपने देश में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू करें और उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन करें। उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? उसके लिए यूएन ने FAT, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया। अब देखिए, पीएमएलए में धारा 55 से लेके धारा 61 तक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का प्राविधान है, चैप्टर है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 NA स्मॉल n स्मॉल a 21 NA में क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन को बताया गया। क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करता है और उससे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको भारत में ट्रांसफर करता है, या भारत में उसने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कारित किया और उसके बाद उसने प्रोसीड ऑफ क्राइम विदेशों में भेज दी, ऐसे हालात में भारत की अदालतों को यह अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति की जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, चाहे उसने अपराध शेड्यूल्ड ऑफेंस या प्रेडिकेट ऑफेंस भारत के बाहर किया है, लेकिन चूंकि यूएन चार्टर के द्वारा इस कानून को बनाया गया है, तो वो कानून, इस कानून में जो करस्पॉन्डिंग उनके यहाँ लॉ है, उसके अपराध अगर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस के करस्पॉन्डिंग हैं और घटित होते हैं तो पीएमएलए के लिए वो काफ़ी है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस कारित हुआ, पीएमएलए विल कम इनटू पिक्चर। ये इस बात को समझने के लिए आपको ज़रा परिभाषा जो प्रॉपर्टी की दी गई, प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल और इमूवेबल, धारा सेक्शन 21V में और पीएमएलए में प्रॉपर्टी वर्ड डिफाइन किया गया। अगर लास्ट 2 वर्ड्स आप देखें प्रॉपर्टी की परिभाषा में तो आपको इस एक्ट के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। कैसे?
अंत में 2 वर्ड हैं, वेयर एवर लोकेटेड। अच्छा जी सर। तो वो प्रॉपर्टी जो गैर कानूनी ढंग से जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, अगर वो भारत के बाहर भी पार की गई है तो पीएमएलए कानून के अंतर्गत प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है, सीजर किया जा सकता है, और वो कंट्री को रिक्वेस्ट करेगा, वो कंट्री वापस वो संपत्ति भारत में बेच के या जो भी अरेंजमेंट हो उसके द्वारा वापस आ जाएगी। पीएमएलए में जहाँ तक मैं समझता हूँ एक डॉक्टर अमित कुमार था, उसने इस तरह से संपत्ति ऑस्ट्रेलिया में बनाई थी जिसको कि अटैच किया गया और वापस ले आया गया जी। ऐसे ही कुछ और केसेस भी हैं जिसमें संपत्ति बाहर अर्जित की गई और अटैचमेंट उसका भारत के अंदर से किया गया जी। तो इस प्रकार से ये कानून भारत में ही नहीं, इट हैज गॉट ट्रांसनेशनल जुरिडिक्शन जी। कि अगर अपराध बाहर घटित हुआ है और प्रोसीड इंडिया में ट्रैवल की हैं तो ये लागू होगा। इट विल कम विद इन द परव्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, या अपराध भारत में किया गया और प्रोसीड भारत के बाहर गए जी जी। एंड दोनों सूत्रों में अटैचमेंट वगैरह और धारा 60 पीएमएलए जिसमें पूरी प्रक्रिया समझाई गई है कि ऐसे मामले में अटैचमेंट कैसे किया जाएगा और अटैचमेंट करने के बाद उसको अटैचमेंट ऑर्डर को आफ्टर कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा उस कंट्री में जी। और कैसे भेजा जाएगा, थ्रू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अच्छा जिसको एलआर कहते हैं। अगर आप देखें तो अभी तक भारत के अंदर जितने भी कानून हैं जी। उसमें लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जिसको कॉमन पार्लेंस में लोग लेटर रोगेटरी भी कहते हैं, वो धारा 166 ए सीआरपीसी के अंतर्गत भेजा जाता है और धारा 166 बी सीआरपीसी के अंतर्गत जो बाहर से एलआर आते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। परंतु पीएमएलए में चैप्टर 9 में धारा 57 में जी। ये प्रोसीजर बनाया गया कि एलआर धारा 57 के अंतर्गत जारी किया जाएगा और पीएमएलए में भेजा एलआर विदेशी सरकार ज़्यादा प्रभावी ढंग से उसको एग्जीक्यूट करती है क्योंकि एफएटीएफ की मॉनिटरिंग भी है जी। तो इस वजह से मेरा मानना है कि ये कानून का सबसे सख्त रूप ये है कि भारत में बैठे हुए प्रॉपर्टी अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी हो जी। आप रीजन टू बिलीव होना चाहिए, उसके बेसिस पे अटैच किया जा सकता है। ये पूरा प्राविधान धारा जो चैप्टर 9 है धारा 55 से लेके धारा 61 तक वर्णित है और ये सबसे बड़ा अधिकार है ईडी को या एजेंसी को जो पीएमएलए को क्रियान्वित कर रही है। जी सर, कमाल का सेशन था। जिस तरह से सर ने सभी सवालों के जवाब दिए वह तारीफे काबिल है। तो दोस्तों, देखा आपने छोटी छोटी जानकारी किस तरह से राह आसान कर सकती है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट स्नेहा दत्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।